इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और यह है वीडियो नंबर 5 इस चैप्टर का। इसके पहले 4 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टॉपिक जिसका नाम है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए, इसके पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने पढ़ा था कि आखिर किस तरीके से नए जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा या फिर समाज द्वारा, सोसाइटी में। लेकिन अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे जॉब्स हैं उनको हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में डिवाइड क्यों करते हैं, और इन दोनों ये जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जॉब है, इन दोनों को हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ लिखा गया, लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनका एक और तरीका है क्लासिफाई करने का, उनको क्लासिफाई करने का, जिसको कि इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। दिस लुक एट द वे पीपुल आर एम्प्लॉयड, व्हाट आर देयर कंडीशंस ऑफ वर्क, आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, अभी तक जो हमने टॉपिक किया उसमें हमने देखा कि जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हमने उनके प्रोडक्टिविटी के आधार पर डिवाइड किया था कि आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट है या फिर मैन मेड है या फिर कोई सर्विसेज है। इसके आधार पर अभी तक हमने डिवीज़न पढ़ा। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं, इसके आधार पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड करेंगे। यानी उनके काम करने का कंडीशन कैसा है, कहाँ पर उनको काम दिया जा रहा है, उनको काम करने के लिए किसी तरीके का रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है या नहीं, या फिर उनको जॉब के दौरान कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है नहीं। इस चीज़ को हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। दो व्यक्तियों को कंपेयर किया गया है, एक कांता है और दूसरा कमल। तो देखिए, कांता जो है एक ऑफिस में काम करती है, वो ऑफिस 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक अटेंड करती है। उसको उसकी सैलरी हर महीने के अंत में मिल जाती है, और सैलरी के अलावा उसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, और जो कि सरकार द्वारा नियमों के आधार पर लाया गया है। उसको मेडिकल और दूसरे तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं। और कांता जो है वो संडेज को ऑफिस नहीं जाती, वो उसका पेड हॉलीडे है। और जब उसने काम ज्वाइन किया था तो उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें कि सारे टर्म्स और कंडीशन लिखे गए थे काम करने के। इसके बाद इसके सामने दूसरा एक एग्जाम्पल है, दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है कमल। तो देखिए, कमल जो है वो कांता का नेबर है, कांता के घर के पास ही रहता है। वो एक डेली वेज लेबरर है। वो एक ग्रोसरी शॉप में, पास के ग्रोसरी शॉप में काम करता है। वो सुबह 7:30 बजे से काम शुरू करता है और रात के 8 बजे तक काम करता है, और उसको किसी भी तरीके का अलाउंस नहीं दिया जाता है उसके वेजेस या फिर उसके सैलरी के अलावा। और उसको उन दिनों के लिए सैलरी भी नहीं दी जाती जिस दिन वो काम नहीं करता है। जैसे कि इसको कांता को हमने देखा कि पेड हॉलीडे मिलता था, इसको किसी भी तरीके का पेड हॉलीडे या फिर लीव नहीं मिलता है। और यानी कमल को किसी भी तरीके का फॉर्मल लेटर भी नहीं दिया जाता कि जब उसको जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था। और उसको कभी भी कहा जा सकता है कि उसको नौकरी से निकालने के लिए, और उसका मालिक जो है शॉप का मालिक उसको कभी भी नौकरी से निकाल सकता है। तो यहाँ पर सिंपली आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कांता और कमल के जो जॉब के कंडीशन है, काम का जो कंडीशन है, उनके बीच में कोई डिफरेंस देख रहे हैं। तो जैसा हमने इस पूरी स्टोरी में पढ़ा और पूरा एग्जाम्पल देखा, तो इस पूरे एग्जाम्पल को देखने से ही हमें पता चलता है कि इन दोनों के काम करने के तरीके में या फिर इनका जो वर्किंग प्रोफाइल है, इनका जो कंडीशन है, ये बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें बहुत सारी बातें समझाई गई है जिसे कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कांता जो है वो जिस तरीके से काम करती है, जिस सेक्टर में काम करती है, उसे हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। तो अब ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो उस तरह के इंटरप्राइजेज या फिर प्लेसेस, काम करने के प्लेसेस को हम कहते हैं जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रेगुलर होता है, और लोगों को एक तरीके से एश्योर्ड वर्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को जितना काम है उतना ही करना है, और सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार होती हैं। और ये जो फर्म्स होते हैं, ये जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, ये सरकार के पास रजिस्टर्ड होते हैं, और सरकार के द्वारा तय किए गए सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को ये फॉलो करते हैं।
और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गए, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गए, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट हो गया, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गए। इस तरीके के जितने भी एक्ट्स हैं, इन कानूनों के आधार पर जो भी नियम कानून हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो किया जाता है यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। तो यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि इसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्यों कहते हैं। इसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सेक्टर में एक खास तरह के प्रोसेस होता है, एक खास तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है या फिर लोगों को काम पर रखा जाता है। और इसमें से कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि किसी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट कहीं काम नहीं कर रहे हो, बल्कि वो अपना खुद का काम कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को रजिस्टर किया है गवर्नमेंट के पास और वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, वर्कर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी एक तरीके से मिलता है, प्रोवाइड होता है, और उनको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स काम करना होता है। यानी कि किसी कंपनी में 7 घंटे, किसी कंपनी में 6 घंटे, तो उनका जो टर्म होता है, काम करने का समय होता है, वो एक फिक्स्ड होता है। और अगर वो उस समय से ज़्यादा वो अगर काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम पेमेंट भी करना होता है कंपनी द्वारा या फिर सरकार द्वारा, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, और जिसने भी उन्हें काम पर रखा है। और उनको बहुत तरह के दूसरे बेनिफिट भी मिलते हैं अपने मालिक से या फिर कंपनी से। तो आखिर ये बेनिफिट होते क्या हैं? तो इसमें सिंपली जो बेनिफिट इंक्लूड होते हैं, जैसे पेड लीव हो गया, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुटी हो गया। तो इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है जो कि लॉज द्वारा बताया गया है। फैक्ट्री मैनेजर्स जो है वो एक तरीके से इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है वो साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और इसके साथ ही जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो भी सेफ होना चाहिए। और इसके साथ ही जब वो रिटायर हों तो उनको पेंशन भी मिले और इसके अलावा भी दूसरी सुविधाएं मिले जो कि वर्कर्स को मिलनी चाहिए। तो ये जो वर्क इलाका था, यहाँ पर हमारा कांता काम करती थी। लेकिन अब हम कमल की बात कर लेते हैं, कमल किस कंडीशन में काम करता है। तो देखिए, कमल जिस सेक्टर में काम करता है, जिस तरीके का काम करता है, उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। तो आखिर ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता क्या है? तो देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को सिंपली हम कहते हैं वैसे स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स जो कि सरकार के कंट्रोल से बाहर होते हैं। सरकार के कंट्रोल से बाहर होने के कहने का मतलब ये है कि सरकार के रूल्स और रेगुलेशन को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसके बावजूद कि इसके लिए रूल्स बनाए गए, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए रूल्स बनाए नहीं गए हैं, इनके लोगों के लिए रूल्स हैं, लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। और यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो काफ़ी लो पेड होते हैं, यानी इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको उतना सैलरी नहीं मिलता, उतना पैसा नहीं मिलता, और इनको जॉब्स भी रेगुलर नहीं मिलता है। कई बार होता है कि इनको कई महीनों तक जॉब नहीं मिला, कई दिनों तक जॉब नहीं मिला, इस तरीके से। और इसके साथ ही यहाँ पर किसी भी तरीके का ओवर टाइम या फिर पेड लीव, हॉलीडेज, इस तरीके का कोई भी चीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। यानी कि जितने दिन वर्कर आएगा, जितने देर काम करेगा, उसके लिए उसको पैसा मिलेगा। अगर वो किसी दिन छुट्टी लेता है तो उसके लिए उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही ओवर टाइम जैसा भी फॉलो नहीं किया जाता है। अगर वो वर्कर सुबह 6 बजे से काम रात के 10 बजे तक कर रहा है तो उसके लिए भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी वो 10 बजे से 4 बजे तक करे। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर नहीं होता है। किसी भी दिन जो है उसका मालिक, एक व्यक्ति का मालिक जो है उसे कह सकता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जब भी काम कम होता है, जैसे कि कुछ सीजन्स होते हैं जब बहुत सारे वर्क में काम नहीं होता, बहुत सारे सेक्टर्स में काम नहीं होता, तो वहाँ पर कुछ लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। और इसके साथ ही बहुत चीज़ें डिपेंड करती है जो उनका मालिक है उसके ऊपर, यानी मालिक का मूड सही है, मालिक गुस्सा हो गया, इस तरीके की चीज़ें के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे आप सिंपली जाते होंगे तो कोई शॉप में देखते होंगे कोई वर्कर वहाँ पर काम कर रहा है, तो वो एक तरीके का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया कि उसका जो शॉप का जो ओनर है वो उसको किसी भी दिन कह सकता है कि उसको बाहर किया जाता है नौकरी से, या फिर किसी भी दिन उसको कहा जा सकता है कि तुम्हारी सैलरी कम कर दी जाएगी, या फिर तुमको इस दिन का सैलरी नहीं मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें उसके मालिक के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है कि वो व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है।
तो देखिए ये जो सेक्टर है इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं जो काफ़ी छोटे छोटे तरीके काफ़ी छोटे छोटे जॉब्स करते हैं। जैसे स्ट्रीट पर जो सामान बेचते हैं या फिर रिपेयर वर्क जो करते हैं, शॉप्स में जो आप वर्कर्स देखते हैं, फार्मर के यहाँ जो काम करते हैं, अपने ज़मीन पर भी जो काम कर रहे हैं या फिर जो लेबरर्स जो दूसरे के ज़मीन पर काम कर रहे हैं, ये सभी हमारे किस में आ जाते हैं, ये सभी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स में आ जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको लेट्स वर्क दिस आउट है, इसको आप देख लें, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर आता है पॉइंट, आता है टॉपिक हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आखिर जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमने कंडीशन देखा कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके साथ क्या कंडीशन है, तो इसको सुधारा कैसे जा सकता है या फिर वहाँ पर वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको बचाया कैसे जा सकता है, वर्कर्स को बचाया कैसे जा सकता है। तो देखिए जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वो जॉब ऐसे जॉब्स प्रोवाइड करता है जो जिसको हर कोई चाहता है, यानी कि हर कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम करना चाहता है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो उतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करी है जितना कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज हैं वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड रूप में भी काम करे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में भी काम करे। तो वो इस तरीके के स्ट्रेटेजीज इसलिए अपनाते हैं ताकि उनका टैक्स बच जाए और उनको किसी भी तरीके का लॉज फॉलो नहीं करने पड़े जो कि एक तरीके से लेबरर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज लॉ हो गए या फिर इस तरीके के जो लॉज हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जॉब्स में एंटर करने के लिए फोर्स किया जाता है, जहां पर उन्हें बहुत ही कम सैलरी दी जाती है और उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनको फेयर वेज भी नहीं दिया जाता है। तो एक तरीके से आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा जो ग्लास फैक्ट्री होती है या फिर चूड़ी कारखाना, इस तरीके के कंडीशंस पढ़े होंगे, वहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है, चाइल्ड लेबर्स को। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वो वर्कर्स हैं, चाइल्ड लेबर्स हैं या फिर इस तरीके के जो वर्कर्स हैं, वो आपको बहुत ही कम दामों पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ पर लेबर लॉज को फॉलो नहीं करना होता है, मालिक जैसे चाहे वैसे काम करवा सकता है। तो इसलिए वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में काम करें। वो उनको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं किया जाता है ताकि किसी भी तरीके के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो ना करना पड़े। तो देखिए इसके साथ ही ये जो जॉब्स होते हैं यहाँ पर अर्निंग्स काफ़ी लो होता है और ये रेगुलर नहीं होता है। यहाँ पर जो अर्निंग्स होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये रेगुलर नहीं होता है और यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो सिक्योर नहीं होते और किसी भी तरीके का दूसरे तरीके का बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है। और 1990s के बाद ये काफ़ी कॉमन देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं वो अपने जॉब लूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स की संख्या काफ़ी घट रही है। तो ये जो वर्कर्स हैं इनको एक तरीके से फोर्स किया जाता है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के में जाकर काम करें और वहाँ पर काफ़ी लो अर्निंग्स में काम करें। और इस वजह से ज़्यादा वर्क के जनरेट करने के साथ साथ यहाँ पर इस बात की भी ज़रूरत है कि जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। यानी जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो और उनको काफ़ी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाए। तो आखिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर इतने वल्नरेबल हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये इनमें मेनली आपके लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स आ जाते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आ जाते हैं, शेयर क्रॉपर्स आ जाते हैं जिनको कि हम बटाईदार कहते हैं, बटाईदार सिंपली कहा जाता है, और आर्टिसंस आ जाते हैं जैसे कि वेवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स हो गए और गोल्ड स्मिथ्स हो गए, ये सभी आ जाते हैं। और करीब 80% जो रूरल हाउस होल्ड हैं इंडिया में वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया में कितने बड़े स्तर पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना कितने ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा करीब 50% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर को सिंपली एक तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर मान सकते हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का 80% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आता है।
तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये जो फार्मर्स हैं इनको काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है सरकार द्वारा, और इनको समय से सीड प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड करना, ये सभी सरकार की एक तरीके से जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर सरकार इन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करेगी तो इनका एक तरीके से काफ़ी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर मेनली वैसे वर्कर्स आते हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन में जो कैजुअल वर्कर्स काम करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं, और जो स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में काम करते हैं, या फिर जो हेड लोड वर्कर्स के रूप में काम करते हैं यानी कूली के रूप में इस तरीके से काम करते हैं, गारमेंट मेकर, रैक पिकर, ये सभी हमारे अर्बन एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के रूप में आ जाते हैं। और इसके साथ ही जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि उसको रॉ मटेरियल मिल सके, और एक तरीके से मार्केटिंग का सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आउटपुट को बेच सके। और इसके साथ ही जो कैजुअल वर्कर्स हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में उनको भी प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा होता है। और इसके साथ ही जो ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं ये आपको शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से आ जाते हैं, और ये आपको मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही मिलेंगे। और इरेगुलर जॉब्स और लो पेड वर्क के अलावा इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना होता है, और इसके साथ ही प्रोटेक्शन और सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को, क्यों और ये इकोनॉमिक भी होना चाहिए और सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि सोसाइटी में उनको उनका एक तरीके से उचित स्थान भी मिले और इसके साथ साथ उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। तो यहाँ पर लेट्स रिकॉल दिया गया है, इसको आप खुद से कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।